सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इंटरनेट की हिस्ट्री बताई हुई किस तरह से हमारे पास पहले एक स्मॉलर सा नेटवर्क बना, फिर उससे जो है वो इनहेंस होते होते हमारे पास अब जो करंट इंटरनेट इसकी फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले जो है 1696 के अंदर आरपा नेट बनाया गया। आरपा क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इस एजेंसी ने क्या किया? इस एजेंसी ने कम्युनिकेट करने के लिए 4 पीसी लिए और उनको आपस में जो है वो लिंक किया कम्युनिकेशन करवाने के लिए, और वो जो है वो 4 पीसी के दरमियान कम्युनिकेशन जो है ये सक्सेसफुल हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अब तो ये नेटवर्क मतलब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर जो है इन्हेंसमेंट होती गई। फिर 1989 के अंदर जो है इसके अंदर क्या हुआ? सेंडिंग एन ईमेल एंड पोस्टिंग ऑन न्यूज़ ग्रुप मीन्स 1989 के अंदर जो है यहाँ पे हमारा नेटवर्क इस काबिल हो गया कि वो ये ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकता था। न्यूज़ ग्रुप वगैरह जो है इसके ऊपर बने हुए थे। ठीक है, फिर मोर देन 15 मिलियन यूजर इन मिड 1990s। ठीक है, मिड ऑफ 1990s जो है इंटरनेट के कितने यूजर थे हमारे पास? मोर देन 15 मिलियन, 15 मिलियन से भी ज्यादा जो है वो हमारे पास इंटरनेट के यूजर थे मिड ऑफ 1990s के अंदर। 407.1 मिलियन यूजर इन 2001। फिर 2001 के अंदर उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गए इंटरनेट के यूजर। और फिर जो है अब ये जो यूजर थे 2001 के अंदर, ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, ठीक है, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 6.71% था। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी आवाम है उसमें से 6.71% जो है वो थी जो कि इंटरनेट को यूज कर रही थी 2001 के अंदर। Then 1/4 people had access to the internet by beginning of 2001। फिर जो है पूरी पॉपुलेशन का 4th पार्ट जो है वो 2010 के अंदर इंटरनेट को एक्सेस करने लगे। ठीक है, और अब 2020 अब तो इससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो मीन्स जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इंटरनेट जो है हमारा वो भी इन्हेंस होता जा रहा है और उसके यूज़र जो है वो भी इन्हेंस होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ यूज़र इंक्रीज होते जा रहे हैं। What is the relationship between LAN and WAN? ये दोनों टर्म्स तो आपको आती होंगी। क्या होता है LAN और WAN और इनके दरमियान रिलेशन क्या है? मैम ये नेटवर्क्स होते हैं हमारे। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे जैसे कि कोई थोड़ा बहुत एरिया में हम अगर नेटवर्क अपना बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हम वसी लेवल पे अगर कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो हमारा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा है तो उसके लिए हम वैन इस्तेमाल करते हैं। तो WAN के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया होता है कितने एरिया में हम बना रहे हैं? एरिया की लेंथ ज़्यादा होती है मैम वैन में। ये कंट्री टू कंट्री, जैसे कि अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं नेटवर्क का कंट्री टू कंट्रीज को, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वैन को। और लैन होती है जैसे कि हमारी जो लैब्स वगैरह होती हैं उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा लैन होता है। LAN जो है वो लिमिटेड एरिया में होता है, विद इन अ बिल्डिंग होता है, और WAN जो है इसके लिए कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं होता, ये ओवरऑल द वर्ल्ड है। ठीक है, WAN जो है हमारा जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, तो उसी इंटरनेट जो है हमारी एक WAN की एग्जांपल है। ठीक है, तो WAN के लिए जो है ओवरऑल द वर्ल्ड आप कहिए, तो ये नहीं कहेंगे कि एक या दो कंट्रीज को। ठीक है, LAN मैन WAN PAN ये सारे जो है डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। A local area network LAN can be connected to other LANs to form a WAN by using a gateway and routers। अब क्या LANs बनी होती हैं, उन LANs को मिला के हम लोग MANs बना देते हैं, MANs को मिला के हम लोग WANs बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटे नेटवर्क्स को मिला के हम लोग एक बड़े नेटवर्क की तरफ जाते हैं और जो कि हमारा WAN बन जाता है। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बना हुआ है, दूसरे स्पेसिफिक एरिया के लिए बना हुआ है, इन एरियाज को आपस में मिलाना, तो उसके लिए जो है गेटवे एंड राउटर्स यूज होते हैं। ठीक है, नेटवर्क के ये डिवाइसेस हैं, राउटर्स वगैरह यूज होते हैं जब हमने एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर नेटवर्क जो है वो पास थ्रू करना होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। द डोमेन नेम सिस्टम DNS was built to rationally assign names and addresses to computer linked to the internet। टॉप लेवल डोमेन वर एस्टैब्लिश। अच्छा, ये कभी आप लोगों ने टर्म सुनी है DNS?
डोमेन नेम सिस्टम यस मैम। क्या होता है? मैम ये स्पेसिफिक करी कोई वेबसाइट या कोई हमारी ऐप हो, उसका नेम होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम क्योंकि आईपी एड्रेस पे बेसिकली तुम्हारा जो एड्रेस होते हैं इंटरनेट पे हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वेबसाइट तो वो आईपी में होते हैं। आईपी एड्रेस हमारे नंबर सिस्टम में होता है, उसको याद करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम डोमेन नेम सिस्टम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक इंग्लिश नेम इस्तेमाल जैसे कि हम कर लें तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक है जैसे कि फेसबुक है, उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा, लेकिन डोमेन नेम सिस्टम से उसका नाम हम फेसबुक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, good। ठीक है, ऐसे ही है क्योंकि हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हम लोग नहीं याद रख सकते, या फिर कोई वेबसाइट है हमने वो ओपन करनी तो हम उसका आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते हैं, तो हमें भूल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हमें वो आसानी से याद हो जाता है, www.yahoo.com इस तरह से कुछ। तो इसके बैकएंड पे जो है ये आईपी एड्रेस होता है। अब वो इंग्लिश से मैथमेटिकल और मैथमेटिकल से इंग्लिश की जो कन्वर्जन करवाता है वो हमारा डीएनएस करवाता है। क्या होता है, डोमेन्स बना दी जाती हैं। टॉप लेवल डोमेन कौन सी होती है, जो कि आपके कोई भी आपने यूआरएल है, एड्रेस है कोई भी, उसकी जो लास्ट के अंदर डॉट, जैसे डॉट कॉम हम लोग मोस्टली लिखते हैं, तो जो कॉम है वो क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। इस तरह से डिफरेंट डोमेन है, यहाँ पे आगे एग्जाम्पल दी गई है। देखिए कमर्शियल कोई एंटिटी है तो उसके लिए डॉट कॉम हम लिखते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके साथ हम एडू लिखते हैं। ठीक है, कोई गवर्नमेंट टाइप है तो उसके साथ जियो भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या सारी टॉप लेवल डोमेन जो कि हमारे किसी भी यूआरएल के लास्ट पे आती है वो हमारी टॉप लेवल डोमेन होती है। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ एक्सप्रेसेस इन बिट्स पर सेकंड you can send from one computer to another in a given amount of time। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हम कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर के एक गिवन टाइम के अंदर हम कितना डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है पर सेकंड उसको जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकेंगे, ज्यादा बिट्स। बैंडविड्थ अगर कम होगी तो कम बिट्स जो ट्रांसफर कर सकेंगे। अच्छा, डायमंड्स, ये टर्म कभी सुनी है आप लोगों ने? व्हाट इज डायमंड्स? नहीं मैम, नहीं सुनी। डायमंड्स क्या होते हैं? Diamonds are agent programs that run in background waiting to act on request from the outside। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि एक्टिवली तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन ऑल द टाइम ये सिस्टम के बैकएंड पे जो है ये रन होते रहते हैं, ये एक्टिव होते हैं फुल टाइम सिस्टम के। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि सामने हमारे शो नहीं होते, बैकएंड के ऊपर जो है होते हैं। जब भी यूजर ने कोई काम करना होता है तो ये जो है फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, एक्टिव होते हैं और अपनी जो है टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे हम लोग कहीं पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने से पहले वो पेज हमारे सामने ऐसे ही खुला हुआ होता है, लेकिन बैकएंड पे उसकी जो डायमंड्स है, जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है वो चल रहे होते हैं। हम जस्ट जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं अपना आईडी और पासवर्ड, और तब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन लेके उसको मैच करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बैकएंड पे वो हर टाइम हम लोग लॉगिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन वो जो है अपने सर्वर के ऊपर या जो भी सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो हर टाइम चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एजेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो हर टाइम बैकएंड पे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। In the case of internet, diamond support protocol such as HTTP for the World Wide Web, POP for the email, FTP and for exchange files। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है तो इसके लिए HTTP डायमंड एजेंट के तौर पर काम यूज कर रहे हैं, जो कि
हर टाइम पीछे जो बैकएंड पे जो है वो चलता रहेगा। हमें जब जरूरत होगी हम वहाँ पे यूआरएल लिख के जो है वो एक्सेस कर लेंगे कोई भी डाटा का। ठीक है, ईमेल के लिए पॉप और एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए। To identify the nature of the data transmitted and by inference the purpose of data, the internet uses a standard list of file extension called the multi-purpose इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME। ये MIME ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि स्पेसिफिकली आपकी ईमेल्स के लिए यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है कि आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर, उस डाटा की नेचर को जो है, उस डाटा की नेचर को जो है देखना किस टाइप का डाटा है, उसको जो है सोर्स के ऊपर जो है इनक्रिप्ट करना या कंप्रेस करना, और डेस्टिनेशन के ऊपर जाकर डिक्रिप्ट करना, डिकम्प्रेस करना, ये सारे काम जो है इनकी फॉर्मेट्स को हैंडल करना, ये वाला सारा काम जो है इस प्रोटोकॉल का है। ठीक है, ये देखिए एक सिस्टम से दूसरे में इंफॉर्मेशन जा रही है, उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कोडिंग है, वो सारी हैंडल की जा रही है MIME प्रोटोकॉल के थ्रू, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। HTML hypertext markup language allow users to search from one document to another। अब अच्छा, इसके अलावा आप लोग को आइडिया होगा HTML का क्या होता है। HTML है क्या? ये मैम एक लैंग्वेज है जिससे हम कोई वेबसाइट डिजाइन करना है, कोड वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं। लाइक इंटरफेस है जिसपे हम कोई अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, कोई इसे लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हाँ, HTML जो है ये एक्चुअली एक लैंग्वेज ही है जो कि स्टैटिक वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, हमने कोई सिंपल सा पेज बनाना है तो उसके लिए हम HTML के 4-5 टैग से भी जो है वो बना सकते हैं। कभी यूज की आप लोगों ने HTML कुछ कोड किया है इसका? आप क्लास मैंने में बताया था मैंने इसके थोड़ा बहुत अभी पढ़ा था, उसके बाद तो छोड़ दिया मैंने। इसके ये 2-3 बहुत सिंपल लेक्चर। लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है HTML। यस मैम, इसमें हमारे पास उसे क्या टैग होते हैं, हाँ बनाकर हम इसमें वर्क करते हैं, डिफरेंट टैग बनते हैं हमारे इस पर। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, सिमेंटिक वेब, इस यस चैप्टर के अंदर ये सारी जो है छोटी छोटी टर्म्स हैं, जो पुराने टर्म्स है वही आपको रिकॉल करवाई जा रही है। सिमेंटिक वेब, सिमेंटिक वेब प्रोवाइड्स अ common framework that allow data to be shared and reused across the application, enterprises and community boundaries। semantic का जो वैसे मतलब है वो होता है मीनिंग, मतलब। ठीक है, किसी चीज का मतलब लेना या मीनिंग लेना या मीनिंग्स बताना इस सेंस के अंदर। तो semantic वेब क्या है? वेब सिंपल ये है, हम कुछ डाटा लिखते हैं उसको सर्च कर सकते हैं। अब semantic वेब क्या होगा? सिमेंटिक वेब जो है आप इस तरह से लें कि अगर आप लोग कुछ सर्च करते हैं तो सर्च के अंदर ये क्या होता है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनको बस मैच करता है, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसकी बेस पर हमें जो है वो डाटा दे दिया जाता है। लेकिन जब सिमेंटिक वेब हम कहेंगे उसका मतलब है जो हमने लिखा है उसके सिर्फ वर्ड्स को मैच नहीं कर रहा, उस उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये एक्चुअल में क्या चीज रिक्वायर की गई। ठीक है, उसकी सेंस फाइंड कर रहा है कि क्या चीज हमसे सर्च करने को कहा गया और फिर उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। ये ऐसा है कि आजकल सिमेंटिक वेब बहुत ज्यादा यूज हो रही है। सिमेंटिक वेब जो है वो यूज की जाती है ताकि जो है हमारा जो डाटा, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा डाटा है वो हमारी मशीन्स के लिए रीडेबल बन जाए, हमारी मशीन्स जो है उसे अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड कर सके या एक्शन जो है वो ले सके। तो सिमेंटिक वेब ये है, जो भी आपका डाटा है चाहे वो सर्चिंग का है या वैसे आपने कुछ ब्लॉग्स वगैरह बना के रखे हैं तो उसकी सिमेंटिक को जो है अंडरस्टैंड करता है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक
मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के अंदर आती है, वेबसाइट पेज वगैरह बनाने के लिए आती है, जैसे HTML है। HTML की तरह ही है, ये भी टैग है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। HTML क्या है, हमारी स्टैटिक टाइप की है, लेकिन XML जो है ये डायनामिक टाइप की हमारी जो लैंग्वेज है पेज डेवलप करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो HTML के टैग्स हैं वो हमारे जो है फिक्स होते हैं, ठीक है। HTML का टैग है, उसके बाद टाइटल का है, उसके बाद बॉडी का है, बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड कलर का है, इस तरह से फिक्स किए हैं, मतलब पहले से बिल्ड होते हैं। लेकिन XML के अंदर क्या है, बिल्ड इन टैग्स नहीं होते, यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं। यूजर जो अपनी मर्जी से यहाँ पे टैग्स को नेम देके उनको डिफाइन करता है, और उसके लिहाज से जो है फिर अंदर जो भी कॉन्टेंट्स वगैरह डालने हैं वो डालने हैं। तो मीन्स HTML थोड़ी स्टैटिक टाइप की है, फिक्स टाइप की, ये XML जो है थोड़ी फ्लेक्सिबल है, थोड़ी जो है वो डायनामिक टाइप की है। बाकी ये दोनों इसीलिए यूज होती है ताकि जो वेब पेज है उनको बनाने के लिए वेब 2.0। अब वेब 2.0 बॉयज आप लोग को आइडिया है इसका वेब 2.0 का? हम लोग डिफरेंट एप्स यूज करते हैं, उसमें अक्सर स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है वेब 2.0। मैम ये वर्जन को शो कर रहा होता है कि इस वेब का वर्जन 2 पॉइंट है या हाँ, पहले तो हमारी वेब होगी ना सिंपल, ये उसका नेक्स्ट वर्जन है 2.0। यहाँ से देख लेते हैं। अब जो सिंपल हमारी वेब थी उससे हमारे क्या स्टैटिक पेज बने होते हैं, जस्ट हम उनको खोलते हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन वो रीड कर लेते हैं। लेकिन वेब 2.0 क्या है, वेब 2.0 जो है मोर फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू क्या है कि हम जो कंटेंट्स वगैरह हमारे पोस्टेड होते हैं उनको हम एक्सेस भी करते हैं, वहाँ पे हम लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है उस डाटा को लेके उसको जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। मीन्स डायनामिक टाइप का है, सिर्फ आप ये नहीं है कि वहाँ से आपने सिंपल पेज से लेके रीड कर लिया और कुछ भी कर सकते, बल्कि यहाँ पे आप उनका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जैसे वर्चुअल कम्युनिटीज आजकल ये इंफॉर्मेशन कम्युनिटीज बनी हुई है, न्यूज ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो सारे वेब 2.0 में आ जाएंगे। अब वेब 2.0 साइट में अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद ईच अदर, ठीक है। इससे क्या आप जो है जैसे आपके सोशल मीडिया की जितनी भी एप्स हैं उनके थ्रू आप क्या करते हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, डायलॉग एज क्रिएटर आप यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये नहीं कहेंगे हमारी व्हाट्सएप है और ये वाली चाहिए, नहीं, हमारे जो सोशल कंटेंट्स हैं, जैसे हमने लर्निंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह ब्लॉग्स बनाए हुए, ग्रुप्स बनाए हुए, वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। इन अ वर्चुअल कम्युनिटी इन कंट्रास्ट टू द वेबसाइट्स, ये पुरानी वाली वेबसाइट्स की बात हो रही है, वेयर पीपल आर लिमिटेड टू पैसिव व्यूइंग, वहाँ पे क्या थे, यूजर पैसिवली उस डाटा को देख ही सकते थे, जबकि अब जो है एक्टिवली उनको जो है रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी एग्जांपल दी गई है वेब 2.0 की, ब्लॉग्स हैं, विकीज हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है आप मतलब बड़ी अच्छी डिजाइनिंग हो रही है, सारी जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये सोशल मीडिया की यहाँ पे ढेर सारी एप्लीकेशन दिखाई गई है, इनमें से जो है डिफरेंट जिसके लिए मर्जी आप कर लो, ये शेयरिंग के लिए है, ये डिस्कशन के लिए है, ये सोशल नेटवर्क के लिए है। वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर ये होते हैं हमारे सर्च इंजन, जैसे ये गूगल क्रोम है या मोजिला है, ये सारे हमारे ब्राउजर्स होते हैं सर्च इंजन। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि किस किस ड्यूरेशन के अंदर कितने कितने वेब ब्राउजर थे। 1996 के अंदर जो है 50 ब्राउजर टोटल थे जो कि कम्पीट कर रहे थे, ठीक है, मार्केट के अंदर जो है वो 50 ब्राउजर थे, जबकि 2001 के अंदर जो है इनके कंपटीशन इतना हुआ कि लास्ट सिर्फ दो रह गए। वो दो कौन कौन से थे, एक नेटस्कैप और एक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। लेकिन 2006 के अंदर नेटस्कैप जो है वो भी डेड हो गया, वो भी फेल हो गया, और एट दैट अभी तक हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, ऐसे ही है। यस मैम।
यहाँ पे देखिए पाई चार्ट से दिखाया गया कि कौन कौन सा ब्राउजर जो कितने कितने परसेंट यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारा जो है गूगल क्रोम यूज हो रहा है, उसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज हो रहा है, उसके बाद मोजिला 20% है, फिर जो है एप्पल वालों का सफारी है 8%, ओपेरा जो है 1%, और उसके अलावा जो भी छोटे मोटे हैं ओवरऑल को 2% हमारे जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिहाज से जो है चल रहे हैं कितने कितने हैं हमारे पास। वेब पेज मेकर एंड साइट मेकर, अब ये क्या चीजें हैं, ये है कि वेब पेजेस या फिर वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करने के लिए जो बड़ी बड़ी वो है लैंग्वेजेस हैं, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वो कौन कौन से हैं? तीन है ये हमारे पास। एडोब कोल्ड फ्यूजन है, एक्सटेंशन जो है .cfm है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज है जिसकी एक्सटेंशन जो है .asp है, कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज है जो कि CFML और PHP। ठीक है, ये तीन है, इन तीनों को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडोब कोल्ड फ्यूजन, ये जरा माइक तो बंद कर लें जिसका भी ऑन है, शोर आ रहा है। पहला जो है हमारे पास वेबसाइट या वेब पेज बिल्डर, वो है हमारे पास एडोब कोल्ड फ्यूजन। कमर्शियल रैपिड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, अगर हमें रैपिडली वेब ऐप कोई डिजाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो एडोब कोल्ड फ्यूजन जो है वो यूज होता है। कोल्ड फ्यूजन वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू मेक इट इजियर टू कनेक्ट अ सिंपल HTML पेज टू अ डेटाबेस। ठीक है, जब हमने कोई सिंपल सा एक HTML पेज बना लिया है और उसको हमने उस HTML पेज को जो है हमने सिंपली लिंक करना है डेटाबेस के साथ। पीछे हमारी बैकएंड पे कोई SQL वगैरह डेटाबेस चली हुई है, आगे जो है हमारे पास एक सिंपल सा HTML पेज है, हमने इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी करवानी, सिंपल लॉगिन पेज बनाने में कुछ, तो उसके लिए क्या है, हम कोल्ड फ्यूजन यूज कर सकते हैं इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी करवाने के लिए। By version 2 it became a full platform that include an IDE in addition to the full scripting language। ठीक है, पहले तो ये थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी हमारे पास, लेकिन इसका जब नेक्स्ट वर्जन आया वर्जन 2, तो ये जो है प्रॉपर लैंग्वेज प्रॉपर प्लेटफॉर्म इसने जो है वो प्रोवाइड किया। IDE क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, कि इसने प्रॉपर जो है डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया। सेकंड हमारे पास है ASP एक्टिव सर्वर पेज। ये काम करता है, एक्टिव सर्वर पेज इज अ माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इंजन फॉर डायनामिकली जनरेटेड वेब पेज। ये भी डायनामिक वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज होती है, लेकिन ये जो सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, हमारे पास जो है सर्वर साइड कुछ लैंग्वेजेस होती है, कुछ जो है क्लाइंट साइड होती है, तो जिनकी वर्किंग जिस साइड पे होती है उस साइड पे जो है तो ये उस साइड की लैंग्वेजेस कहलाती है। तो ASP हमारी जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि डायनामिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए। इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड in December 1996 with simple HTML pages. The client requests a web pages from a server. The server just sends the file to the client and page is found on the client browser। ठीक है, अब ये काम करती है, कोई क्लाइंट है कोई यूजर है, उसने कोई पेज ओपन करना है, उसने जो URL लिखा एंटर कर दिया, अब ये वाली रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई है, सर्वर ने जो सर्वर के ऊपर जो ASP काम कर रहा है, ठीक है, जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज है, वो काम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी डाटा होगा वो फाइल जो होगी तो आपके क्लाइंट को सेंड बैक कर दी जाएगी, यूजर को जो सेंड कर दी जाएगी। तो ये जो है सर्वर साइड का काम है, ASP काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, with active server pages the server gets a chance to alter the file before sending it to the user। ठीक है, तो सेम एज इट उठा के फाइल को दे देना या फिर उसको यूजर के अकॉर्डिंगली देना, उसके अंदर चेंज वगैरह भी कर सकना, ये सारा ASP का काम है। ठीक है, तो एक्टिव सर्वर पेजेस उसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और फिर जो है वो यूजर को सेंड किया जाता है। PHP is a programming language with built-in web development capabilities। PHP भी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है डेवलपमेंट के लिए, बिल्ड इन सारी लैंग्वेजेस है, सब सारी फंक्शनैलिटीज कैपेबिलिटीज इसके अंदर होती है। जस्ट हमने इनके जो है वो टैग्स लेने होते हैं और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन लिखनी होती है।
So the programmer can create dynamic websites by using PHP as a server side programming language. ठीक है, अब ये भी क्या PHP हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है. कोड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज, मोर कॉमनली नाउन एज CFML, जिसको कहते हैं कोड मार्कअप लैंग्वेज, is a scripting language for web development that runs on Java virtual machine, JVM, .NET and Google App Engine. ये तीनों क्या है? ये तीनों बताया हुआ है कि हमारी कोड फ्यूजन जो स्क्रिप्टिंग होगी, जो भी इसके पेज वगैरह होंगे, ये कहाँ कहाँ पे रन हो सकते हैं? ये जावा इन्वायरमेंट के अंदर हो सकते हैं, ये जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर स्पेसिफिकली ये जावा के लिए होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोड फ्यूजन वाले रन हो सकते हैं. .NET फ्रेमवर्क है, .NET के डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. नेटबीन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वहाँ पे जो है ये रन हो सकती है. और गूगल ऐप इंजन इसके ऊपर जो है ये रन हो सकती है. अब वो पीछे जितने भी हमने 3 पढ़े हैं साइट बिल्डर, उसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास और है. HTML हमने देखी सिंपल, उसके अलावा DHTML डायनामिक HTML. सिंपल जो HTML है ये हमारे पास स्टैटिक है, ठीक है, इसके अंदर कोई डायनामिक काम हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके एनहांसमेंट के अंदर ये DHTML आई जो कि डायनामिक HTML है. XML है हमारे पास और CSS है. XML का भी हमने देखा टैग बेस्ड लैंग्वेज है. उसके अलावा CSS जो है इसके अंदर भी क्या है, वेब पेज डिजाइनिंग स्पेसिफिकली उसकी स्टाइलिंग के लिए लैंग्वेज यूज होती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. इसके अंदर भी क्या है, हम लोग ब्लॉक्स बना के उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो सारी इम्बेड कर देते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या फॉन्ट चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या बैकग्राउंड चाहिए, ये सारी स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं. फिर जिस जगह पे हमने वो सारी स्पेसिफिकेशन डाली होती है वहाँ पे उसको इम्पोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है. और इस तरह से जो है वेब पेजेस के अंदर जो है स्टाइलिंग दे दी जाती है. HTML ट्रांसलेटर, यही टर्म क्या कह रही है? ये टर्म कहती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. क्या समझ आती है आपको इस टर्म की? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. गलती बता दें, आइडिया तो बताएं मैं क्या आ रहा है. इसमें तो मैम यही आइडिया आ रहा है कि जो चीज़ आप स्क्रीन पे कोड आप देख रहे हैं उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ डाटा गेट होगा. वो आप कुछ ना कुछ आप आइडिया अपने माइंड में रख लेंगे उसके मुताबिक कोड को देखते हुए कि ये चीज़ मुझे हासिल होगी. व्हाट यू सी, जो आप देख रहे हैं, इज व्हाट यू गेट, और एक्चुअली में वो आपको वही वाली चीज मिलेगी, ठीक है. यहाँ से मैं आपको इसको समझाती हूँ. ये देखें, जब हम कोई डिजाइनिंग वगैरह करते हैं वेब पेज की या कुछ हम डिजाइन करते हैं तो एक्चुअली में इस तरह से कोड हो रहा होता है ना, पीछे कोड तो इस तरह से हो रहा होता है, लेकिन फ्रंट एंड पे हमें ये बड़ा सिंपल सा पेज नजर आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर इस तरह से कोडिंग हो रही है. वो कहते हैं कि व्हाट यू सी, जो एक्चुअली आपको नजर आ रहा है, जिस तरह से ये काम हो रहा है उसी तरह से ये आपको मिले. ये ना हो कि यहाँ पे आपने कोडिंग किया, जब आपने इसको बंद करके चलाया तो बनाई कुछ और चीज थी और बन कुछ और चीज थी. तो इस तरह से आपने देखना है कि मतलब बनाते हुए साथ साथ जैसा आपको लग रहा है कि इस तरह से बन रही है, एट द एंड जो है ये उसी तरह से बन के आनी चाहिए, ठीक है. इसके लिए भी डिफरेंट इन्होंने बताया हुआ है. सबसे अच्छा जो है ये ड्रीम वीवर है. ड्रीम वीवर जो है ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर है. मीन्स यहाँ पे आप साथ साथ एडिट करते जा रहे हैं, साथ साथ आपको पता चल रहा है कि आपके ये वाला एडिट करने से ये वाली यहाँ पे चेंजिंग आई है. तो इस तरह से एक्चुअल में जो हम देख रहे होते हैं हमें फिर रियल में वही वाली चीज जो है मिलती है, ठीक है. हम जो वेब पेज वगैरह बना रहे होते हैं उसके अंदर एडिटिंग वगैरह करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ड्रीम वीवर है. उसके अलावा और भी इन्होंने यहाँ पे कोरल्स एक्स मेटल का बताया कि किस टाइप की फाइल्स को जो इंपोर्ट कर सकती है, उसको कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है. वर्ड की जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर सकती है, उसको कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो यही है कि ड्रीम वीवर हमारा क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. अच्छा, अब डिफरेंट प्लगइन्स एंड डिलीवरी व्हीकल्स की बात की गई है. अब प्लगइन्स और हेल्पर एप्लीकेशंस, इन दो चीजों को देखना है हमने. प्लगइन्स क्या है? ऐड द पावर ऑफ मल्टीमीडिया टू वेब ब्राउज़र बाय अलाउइंग यूजर टू
व्यू एंड इंटरेक्ट विद न्यू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इमेज। हम देखते हैं कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं ब्राउजर पे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे खुलते हैं, कुछ इमेजेस ऐसे हैं या फिर कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसे हैं जो कि ओपन नहीं हो रहे होते। उनको ओपन करने के लिए, उनको प्ले करने के लिए जो है कुछ प्लगइन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्लगइन्स जब हम अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ें हमसे ओपन होती हैं और हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, हेल्पर एप्लीकेशन क्या है? हेल्पर एप्लीकेशन या प्लेयर्स, इनके भी यही काम है कि जो चीज़ें नहीं चाह रही होती उनको जो है डिफरेंट प्लेयर्स और एप्लीकेशन उनको इंस्टॉल करके हम चलाते हैं। लेकिन ये वाली क्या है हेल्पर एप्लीकेशन, ये हमारे ब्राउजर के अंदर इम्बेड नहीं होती, बल्कि ब्राउजर से जो चीज़ें हम डाउनलोड कर लेते हैं उनको रन करने के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लगइन्स जो आपके ब्राउजर के अंदर होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम चलिए कोई सॉन्ग कर लेते हैं, वीडियो क्लिक कर लेते हैं जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया, लेकिन उसके लिए कोई प्लेयर नहीं है हमारे सिस्टम या मोबाइल के अंदर, तो चल नहीं रहा, तो हम वहाँ पे क्या कोई एप्लीकेशन या प्लेयर उसके लिए इंस्टॉल करेंगे और उससे वो चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है वैसे डाउनलोड करके उसको चलाने के लिए, और ये है ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम वेब ब्राउजर के अंदर इसको इम्बेड करना और वहाँ पे चीजें चलाना। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट के लिए जो प्लगइन्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, और उनमें सबसे जो आजकल ज़्यादा चल रहा है एडोब एक्रोबेट रीडर चल रहा है। ठीक है, पीडीएफ चलाने के लिए फॉक्सिट रीडर है वो चल रहे हैं, जिसके अंदर जो है यूज़र अपने लिहाज से फॉन्ट्स वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकता है, जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन वगैरह जो की जा सकती है। Browser enabled for HTML5 will read and display SVG files. अब जो HTML है सिंपल वाला वो जो है जरा पुराना होगा। HTML5 जो है ये न्यू HTML है, इतना न्यू भी नहीं है। मैम आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से आपकी। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? मैम क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। पता नहीं क्या इशू, चलिए देखते हैं। अच्छा, HTML5 जो है ये HTML का जो है ये इनहेंस वर्जन है जो कि अब सपोर्ट करता है हमारी SVG फाइल्स को। SVG फाइल्स हमारी कौन सी है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स के डिफरेंट हमने फॉर्मेट्स पढ़े थे, उसमें से जो है ये एक फॉर्मेट है।